हम लोग बात करने वाले हैं आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। जनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसमें? जीवों में। कई जीवों में, कई तरह के जीव हैं। क्या क्या जीव है? सजीव प्राणी, पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं और जंतु भी है। तो सभी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन कैसे होता है, इसकी चर्चा हम लोग अभी करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला टर्म जो है वो है लाइफ स्पैन। ये क्या है? लाइफ मतलब जीवन, जिंदगी, और स्पैन का मतलब एक उसका पीरियड। स्पैन का मतलब क्या हो गया? लाइफ स्पैन हो गया जीवन का समय, जीवन का काल, एक अवधि, जीवन अवधि भी कह सकते हैं इसको। ये हो गया लाइफ टाइम। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई काम लाइफ टाइम के लिए होता है या करना है, तो लाइफ टाइम है क्या? कितना साल का लाइफ टाइम होता है? क्या ये ईयर जो है सबके लिए बराबर है? तो इसको हम लोग देखेंगे लाइफ स्पैन है क्या। तो लाइफ स्पैन के लिए दिया गया परिभाषा है कि द पीरियड, ये पीरियड है, ये टाइम ऑफ पीरियड है, ठीक है। कब से कब तक? फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ के लिए अगर एवरेज हम लोग मानेंगे तो नेचुरल डेथ मानेंगे, और नहीं तो डेथ अगर मानेंगे तो इंडिविजुअल प्राणी का हो जाएगा कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति या कोई जीव जब जन्म लिया उस समय से जब मृत्यु हो गया उस समय तक जो समय है, जब उसका बीच में गैप है टाइम का, वो उसका, उस व्यक्ति का, उस जीव का लाइफ स्पैन कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी जाति विशेष का, स्पीशीज का जानेंगे तो नेचुरल डेथ की बात करते हैं। तो नेचुरल डेथ उस ऑर्गेनिज्म का जब होगा, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का जब नेचुरल डेथ होगा उस समय तक उसके बर्थ से लेकर के जो समय है, उस समय को क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। ये फ्यू डेज, कुछ दिन से लेकर के 1000 ईयर्स, हजारों साल तक का हो सकता है। ये अलग अलग स्पीशीज पर वेरी करता है, अलग अंतर होता है। किसी जाति में कुछ दिन का ही जीवन काल होता है, खत्म हो जाता है, और किसी जाति में तो हजारों, 100, सैकड़ों साल तक का एज होता है। एक इसके साथ बात ये भी है कि नॉट कोरिलेटेड, ये संबंधित नहीं है। संबंधित किससे नहीं है? टू देयर साइज, उसका साइज पर निर्भर नहीं करता। इसको ऐसे हम लोग नहीं मान सकते हैं कि कोई जीव छोटा है तो कम दिन जिएगा, कोई जीव बड़ा है तो ज़्यादा दिन जिएगा। इसके साइज पर निर्भर नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं क्रॉज। क्रॉज क्या है? कौवा। पैरोट्स, पैरोट्स क्या है? तोता। लगता है तो दोनों एक ही साइज का है, तो दोनों को साथ ही साथ जीना मरना चाहिए, एक ही एज उसका होना चाहिए, लाइफ स्पैन उसका सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रॉस जो है वो 15 ईयर्स जीता है, 15 साल तक उसका लाइफ टाइम है। 15 साल में वो बच्चे से बूढ़े होकर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन तोता जो है वो 140 ईयर्स, 140 साल तक जीता है। इतनी लंबी आयु है, इसीलिए घर में लोग तोता पालते थे, और वो दादा और पिताजी, बच्चे अपने, वो 2-3-4 पीढ़ी तक का नाम उसको याद रहता था तोते को। कारण क्या है? क्योंकि वो उतना दिन तक जीता था। मैंगो ट्री कम ही दिन जीता है, लेकिन पीपल का पेड़ जो है, बरगद का जो पेड़ है, बनियान ट्री जो बोलते हैं, वो दोनों के बीच में बहुत अंतर है लाइफ स्पैन में। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। इसके साथ एक चीज साबित होता है कि इमोर्टल कोई नहीं है। इमोर्टल मतलब अमर, अमर होना और मरना, ये दोनों फैक्टर है। कि कोई मरेगा तब ना लाइफ स्पैन का काउंटिंग करेंगे हम। एक लाइन है और ये, इस लाइन की क्या परिभाषा होगी? एक ये बिंदु है ए, एक ये बिंदु है बी, ए और बी के बीच की दूरी या इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। लेकिन अगर ये बिंदु नहीं हो, ये अनलिमिटेड हो, तब इसकी लंबाई क्या होगी बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। लाइफ स्पैन जो है इसमें दोनों एंड पॉइंट होता है। दोनों एंड पॉइंट होने के कारण ये लिमिट है कि एक तरफ बर्थ तो दूसरा तरफ
डेथ होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मोर्टल है। मोर्टल मतलब मरने वाला, वो अमर नहीं है। यही कहा है कि नो इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो इमोर्टल हो, अमर हो। तब कह रहा एक्सेप्ट, अपवाद भी है इसका, मतलब कोई अमर भी है, कोई मरता नहीं है, ऐसा भी जीव है। तो वो कौन सा है, तो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल मतलब एक सेल, उसकी कोशिका वाला इकाई, एक कोशिकीय जीव जो है वो मरता नहीं है। तो क्या होता है, हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि कोई डेथ बॉडी, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, तो ये अगर जिंदा है तो ठीक है, अगर ये मर गया तो क्या होगा, इसका लाश तो बचेगा, आत्मा निकल गया, लाश इसका बॉडी बचेगा ना। लेकिन ये यूनिट सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। उसमें क्या होता है, एक जीव है, एक ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या होगा, दो पार्ट में बट जाएगा और दो गो बन जाएगा। तो रेसिड्यू कुछ बचा, अवशेष कुछ बचा नहीं बचा, इसका मतलब ये तो जिंदा ही रह गया, तो इसीलिए इसको अमर माना गया। रीजन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, हम लोग देखते हैं, देख रहे हैं कि कुछ जन्म हुआ मर गया, हर जीव जन्म होकर मर गया, तो हम सालों साल हजारों हजार एक व्यक्ति ही रह जाता है, और जो जानवर जो स्पीसीज होता है वो वही रह जाता है। तो कैसे रहता है, वो कंटिन्यू कैसे रहता है, भले वही जीव नहीं रहता है, लेकिन आदमी तो जैसे हम लोग देखते हैं कि 100 साल पहले जो आदमी था, ये दुनिया आदमियों से भरा हुआ था भारत देश, अभी भी आदमी है, वो आदमी भले नहीं है लेकिन आदमी बदल गया, लेकिन उसका आकृति तो है। तो ये कंटिन्यूटी क्यों है, इस तरह से क्यों बना हुआ है स्पीसीज के जातियों का, इसका कारण है रिप्रोडक्शन, जनन होता है। जो जीव है वो मरने के पहले अपने जैसा जीव पैदा कर देता है और तब मरता है। तो इससे क्या हुआ, उसकी फोटोकॉपी, उसकी जाति का जो कॉपी है, जो स्ट्रक्चर है, वो बचा रह जाता है। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज का क्या कारण हो गया, रिप्रोडक्शन। कोई भी जातियाँ जो है वो वर्तमान समय में भी उपलब्ध है, और उसका कारण क्या है, जनन ही एक कारण है जिसके द्वारा वो सब कुछ रहा। अगर दुनिया में जितने भी मानव हैं, सब मानव को मार दिया जाए एक बार में, तो उसके बाद फिर मानव कहाँ से आएगा, बचेगा नहीं बचेगा। लेकिन ये कुछ रहेगा तभी तो फिर उससे जनन होकर बचेगा। इसका जो है हमारे पुराणों में भी एक एग्जाम्पल आया है। कहाँ एग्जाम्पल आया याद है, इसका एग्जाम्पल है मत्स्य अवतार जब हुआ था, ठीक है, तब क्या हुआ था, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार में क्या किया गया था, विष्णु भगवान का वो अवतार हुआ था, और उन्होंने सत्यव्रत राजा को दर्शन दिया और उनको एहसास कराया कि हम जो है बचाने आए धरती पर, उसमें आपका योगदान चाहिए और प्रलय होगा। उसमें उनको आदेश दिया गया क्या, कि जितने भी स्पीसीज हैं धरती पर, दुनिया में जितना भी जातियाँ हैं, जितने भी प्रकार के जीव हैं, सभी जीवों को उसके बीज रूप में संकलित करके रखो, और वो रखेंगे। और जिस दिन प्रलय होगा तो बोला कि प्रलय में एक नाव आएगा, नाव पर सप्तऋषि आएंगे और सप्तऋषि तुमको बैठाएंगे, उस नाव पर सब कुछ लेकर के चढ़ जाना, और हम खुद रहेंगे वहाँ पर बचाएंगे और बचा लेंगे। प्रलय जब खत्म हो जाएगा तो फिर नया युग का जो निर्माण होगा, उसी बीजों से फिर युग का निर्माण होगा। तो ये वही ना बताया जा रहा है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके लिए जरूरी है कि वो स्पीसीज पहले से रहे। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ये क्रिया हम लोग साइंस में भी पढ़ रहे हैं। अब रिप्रोडक्शन क्या है ये समझना है। रिप्रोडक्शन मतलब जनन, इसको क्या कहेंगे, जनन। जनन क्या है, ये है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजी का प्रोसेस है, जीव विज्ञान का एक प्रोसेस है, जीवों में एक होने वाली प्रोसेस है। क्या है, इन हुई जिसमें एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव है कोई, गिव्स राइज टू, वो देता है, क्या देता है, यंग वंस, बच्चे देते हैं। यंग मतलब छोटे बच्चे, तो यंग वंस देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। तो बायोलॉजी में जो बच्चे होते हैं तो चाइल्ड नहीं, उसको कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग।
तो एक ऑर्गेनिज्म जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा एक ऑफस्प्रिंग देता है, और कैसा है होता है वो, सिमिलर टू इटसेल्फ, उसके जैसा ही होता है, जैसा वो जीव होता है उसी तरह से। अगर घोड़े हैं, घोड़े का बच्चा कैसा होगा, गधा के जैसा होगा, बकरी के जैसा होगा, वो घोड़े के जैसा ही होगा। मानव का बच्चा मानव के जैसा ही होगा, तो वो सिमिलर टू इटसेल्फ होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को ही कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या हो गया, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, संतति पैदा करता है, बच्चे पैदा करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब ऑफस्प्रिंग जो होता है, जो बच्चे होते हैं, वो फिर बच्चे रहते हैं, वो बच्चे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और मैच्योर होते हैं, युवा जवान हो जाते हैं, मैच्योर, ठीक है, वयस्क हो जाते हैं और प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। वो बच्चे जो बढ़ करके मैच्योर हुए, वो फिर जनन क्रिया करके नए ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है, वो फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस तरह से क्रम चलते रहता है जनरेशन टू जनरेशन, तो ये कंटिन्यूटी बरकरार रहता है। इस तरह से लोग क्या दिख रहा है, एक साइकिल यहाँ भी दिख रहा है। क्या साइकिल है, बर्थ हुआ, बर्थ से ग्रोथ हुआ और फिर डेथ हुआ। इसके पहले यहाँ ग्रोथ के समय में मैच्योर हुआ था, यहाँ दूसरा बर्थ कर देता है। तो जीवों का स्पीशीज का ये चक्र चलते रहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये गुण कैसे जाता है, सिमिलर टू इटसेल्फ जो हुआ, बच्चा उसी के जैसा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, इसका कुछ कारण होगा। तो कारण क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है वो, और वेरिएशन, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, वो वेरिएशन के कारण होता है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या हुआ, विविधता। बहुत सारे वेराइटीज होते हैं हमारे समाज में। एक ही जाति के जो जीव होते हैं उसमें भी कुछ कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो वो भिन्नता कैसे है, वो वेरिएशंस के कारण होता है, तो वो डाइवर्सिटी फिर कहलाता है। कैसा होता है, तो लार्ज टाइप का, बड़े स्तर पर उसका डाइवर्सिटी होता है। इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, इस बायोलॉजी वाली दुनिया में हम लोग देखते हैं, सजीवों की दुनिया में, कि वेरिएशन के कारण लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसका और फैक्टर क्या क्या है, इसको कौन कौन प्रभावित करता है रिप्रोडक्शन को। हैबिटेट, हैबिटेट क्या है, निवास स्थान, जो जहाँ रहता है। हैबिटेट क्या हुआ, निवास स्थान। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, निवास स्थान है ना, वो आवास। मछली कहाँ रहती है, पानी में, पानी उसका क्या हो गया, तालाब है तो तालाब उसका हैबिटेट हुआ। तो जो जहाँ रहता है उस जीवों के लिए वो हैबिटेट कहलाता है। और ये फैक्टर है, जैसा समाज रहेगा, जैसा वातावरण रहेगा, उसमें उस प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। इंटरनल फिजियोलॉजी, हर जीव के अंदर जो है एक विशेष तरह का कार्यक्रम चलता है। जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं बॉडी में, उसकी क्रिया अलग अलग तरह से होती है। तो उस क्रिया का जो फंक्शन जो जैसे जिस तरह से होता है उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी कैसा होता है, वो इंटरनल होता है। तो हर व्यक्ति के, हर जीवों के अंदर में जो फिजियोलॉजी है, वो अगर डिफर किया तो कुछ कुछ वेरिएशंस होगा। अगर वो सिमिलर है तो बच्चे भी तो सिमिलर होंगे। अब क्या है, रिप्रोडक्शन जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। क्या क्या है, फर्स्ट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल हुआ अलैंगिक, क्या हुआ, अलैंगिक। इसी में लैंगिक हो गया ये। अलैंगिक मतलब लिंग का कोई प्रयोग नहीं, वहाँ पर मेल फीमेल जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें हो गया लैंगिक, मतलब लिंग को जानना है, फीमेल और मेल वहाँ पर चाहिए। अलैंगिक में सिंगल पेरेंट से होगा और लैंगिक में डबल पेरेंट से होगा। ये रिप्रोडक्शन का क्रिया है और इसी के कारण ये 2 टाइप का है। ये सबसे रिप्रोडक्शन क्या है, व्हेन ऑफस्प्रिंग, जब कोई बच्चा, कोई संतति इज प्रोड्यूस्ड, जन्म लेता है, ठीक है, बच्चे ऑफस्प्रिंग होते हैं पैदा, बाय ए सिंगल पेरेंट,
एक व्यक्ति से, एक ऑर्गेनिज्म से, एक जीव से, ठीक है, विद साथ में और विदाउट बिना किसी सहायता के, किसका, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट क्या है? गैमिट हो गया एग और स्पर्म। ये एग किसका हुआ? फीमेल का, और स्पर्म किसका हुआ? मेल का। ये हुआ फीमेल का। ये जो अंडा है एग फीमेल का और स्पर्म जो है मेल का, ये दोनों को कहते हैं मिला करके गैमीट। क्या बोलते हैं? गैमीट। तो गैमीट का फॉर्मेशन होने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। बिना गैमीट के फॉर्मेशन के, विदाउट और या फॉर्मेशन के साथ, दोनों तरह से अगर सिंगल पेरेंट्स के द्वारा कोई ऑफस्प्रिंग पैदा होता है तो वैसे जनन क्रिया को, वैसे प्रोसेस को कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी में गैमेट फॉर्मेशन तो होगा ही, लेकिन दो पेरेंट्स के द्वारा अगर वो होता है जनन तो कहेंगे सेक्सुअल। व्हेन टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स में क्या होगा? एक ही होगा? दो व्यक्ति चाहिए? मेल चाहिए, फीमेल चाहिए? नहीं, मेल फीमेल चाहिए, ठीक है। हमेशा जो है अपोजिट सेक्स चाहिए। देखो, मेल फीमेल और मेल फीमेल। अब दो व्यक्ति है, दो जीव है, तो दो जीव में ये तीन कंडीशन होता है। तो पहला कंडीशन में बच्चा होगा नहीं, दूसरा में होगा नहीं, तीसरा में होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? सेक्स जो है वो अपोजिट होना चाहिए। तो यही है कह रहा है व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, मतलब समझ में आ गया? अपोजिट सेक्स क्या हुआ? एक मेल एक फीमेल पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें अगर मेल फीमेल पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व, भाग लेने से खाली नहीं होगा, ठीक है, भाग लेने के बाद भी फ्यूजन मतलब युग्मन, मिलना, साथ साथ मिलना, ये संयुग्मन कह सकते हैं इसको। ये यूनिट होना, फ्यूज हो जाना एक दूसरे में, मिलना। किसका? मेल का और फीमेल का जो गैमीट है, मतलब एग प्लस स्पर्म, ये जब फ्यूज करेगा इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, तभी संतति ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, तभी बच्चा होगा। अगर ये नहीं हुआ फ्यूजन तो फिर वो इसको आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो इसलिए इसका डेफिनेशन क्या हो गया? व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तब ये प्रोसेस को कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों को अलग अलग से इसके भी कितने टाइप्स हैं और इसका क्या क्या इसमें और सब अंग है, उसको हम अगले खंड में देखेंगे।